राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि यूटी टीजीटी 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसे हम लोग जो है कि आज देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे इसको। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि पोषण है, तो पोषण क्या है? पोषण जो है कि एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्य के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। तो किस रूप में जो है कि पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है? तो अनुकूलतम और अल्पतम रूप में जो है कि पोषणीय स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो मुख्य रूप से पोषण की स्थितियां तीन प्रकार की होती हैं। एक जो कि उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण, अपर्याप्त पोषण, अल्पतम पोषण। यदि विशेष आवश्यकता के पोषण तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुष्टिकर पदार्थ हैं, तो पुष्टिकर पदार्थ इनमें से कौन से हैं? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं या शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं। तो पुष्टिकर पदार्थ हुए हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो 1:4 गुणे BMR से दिखाई जाती है। खाद्य पदार्थ की क्रांतिक मतलब क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है तो 1:4 गुणे BMR से दिखाई जाती है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली आदि पर निर्भर करता है। यह हमें बताता है कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब हमें कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। BMR को व्यक्त करने के लिए हेरिस बेनेडिक्स ने एक फार्मूला दिया था। BMR को व्यक्त करने के लिए किसने एक फार्मूला दिया था? तो हेरिस बेनेडिक्स ने एक फार्मूला दिया था जो विभिन्न कार्यशैली के आधार पर जो कि निम्न प्रकार का है। समान व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा कैलोरी गणना जो है कि 1:2 से गुणे 1:2 गुणे BMR। और यदि व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा जो कि 1:375 गुणे BMR होगा। और यदि व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा जो है कि 1.901 गुणे BMR होगा। और एवं खाद्य ऊर्जा की क्रांतिकारी इकाई अगर हो, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिकारी इकाई हो तो कैलोरी गणना क्या होगा? 1.4 गुणे BMR हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल बना हुआ है? हमारे शरीर का कुल भार का मतलब हमारे शरीर का कुल भाग का जो है कि कितना प्रतिशत जल बना हुआ है? तो जो है कि 62% जल जो कि हमारे शरीर का कुल भार का बना हुआ। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पृथ्वी का लगभग 71% जल में ढका है। जल में ही पृथ्वी जल में जल में ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीव शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है, इसलिए यदि शरीर में 65 से 70% तक जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। तो संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष कितनी होती है? तो 20 से 39 जो है कि संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 20 से 39। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि RDI संस्तुत आहारी अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? तो आरडीआई किससे प्रभावित होता है? तो यह जो कि शारीरिक आकार से प्रभावित होता है। आरडीआई संस्तुत जो है कि आहारी अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है, तो शारीरिक आकार से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो आरडीआई संस्तुत आहारी अंतर्ग्रहण शारीरिक आकार द्वारा
प्रभावित होता है। शारीरिक आकार के अतिरिक्त लिंग, वातावरण, शारीरिक स्थिति आदि में आरडीआई को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे। तो एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है किससे? शरीर बनाने वाले खाद्यों से, सुरक्षित सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से, तेलों और वसा से। तो एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्रभावित होती है तो बाजराओं और इसे अनाजों और बाजराओं से। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो जिस आहार में शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से रक्षा तथा आवश्यक उष्मा और ऊर्जा के लिए सभी पोषक तत्वों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल की अपेक्षित मात्रा पूरी हो जाए उसे संतुलित आहार कहा जाता है। प्रत्येक तत्व में कैलोरी की मात्रा लगभग अलग अलग होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.0 ग्राम, प्रोटीन में 4.1 ग्राम और वसा में 9.0 ग्राम कैलोरी उष्मा रहती है। अनाज, गेहूं, बाजरा, राई, चावल आदि से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनाज का एक एक्सचेंज देता है, अनाज का एक एक्सचेंज देता है तो क्या देता है? अनाज का एक एक्सचेंज जो है कि क्या देता है? तो वह जो है कि 50 कैलोरी देता है। कितना? 50 कैलोरी देता है। तो इसका आंसर जो कि सी, सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। तो अनाज का एक एक्सचेंज लगभग 70 कैलोरी ऊर्जा देता है। सॉरी, इसमें 70 बताया है। अनाज का एक्सचेंज 70 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ अनाजों में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पर सी बताया पर 70 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। वसा को पचाने के लिए एंजाइम आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज जो है कि अग्नाशयी रस में पाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अग्नाशयी रस में पाया जाता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी से अग्नाशयी या फ्लोम रस साबित होता है। अग्नाशयी रस स्वच्छ क्षारीय द्रव्य है जिसमें प्रमुखतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और प्रोटीओज प्रोटीन को, और लाइपेज जो कि वसा को पचाते हैं। एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, और प्रोटीओज जो कि प्रोटीन को, और लाइपेज जो कि वसा को पचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को कैसा नहीं करना चाहिए? तो पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगाड़ने देना, या घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना। तो यह सही है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर क्या है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 72 बार प्रति मिनट होती है। तो मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। हाथ की मुट्ठी का आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन प्रति मिनट 72 बार होती है, जबकि बच्चों की धड़कन प्रति मिनट 120 बार तथा वृद्ध की 60 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो श्वास अवरोध, गंभीर रूप से जलना, औसत रक्तस्राव, बहुअस्थि भंग। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उत्तम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो औसत रक्तस्राव हो जाएगा। औसत रक्तस्राव, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो श्वास अवरोध की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उत्तम प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब होता है। तो वयस्क के लिए कितना सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो जो है कि 90 से 120 प्रति 60 से 85 mmHg होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब का 90 से 120 से प्रति 60 से 85 mmHg होता है। सिस्टोलिक दबाव यदि 140 सेमी 40 सेमी मरकरी
से अधिक और डायस्टोलिक दबाव यदि 90 सेमी से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। रक्त दाब को इस स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब की खोज हेल्सन ने की थी। रक्तदाब को जो कि स्फिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है। रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो हेल्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, निकासी अंगों को बदल देना चाहिए या चोट को गिर से ढक देना चाहिए। तो खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? तो जो है कि घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। चर्म के साधारण खरोच से लेकर शरीर की बड़ी चोटों तक को घाव कहा जाता है। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकाल देना चाहिए तथा रक्त घाव को नियंत्रित करने के लिए मरहम पट्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें त्रिकोणी और गोल लिपटी पट्टियां या वृत्तित्व व संकरी पट्टियां, सरल और उल्टी सर्पीली पट्टियां, चिपकने वाली और ना चिपकने वाली पट्टियां। तो पट्टियों को वर्गीकृत किया जा सकता है इनमें से। तो जो है कि चिपकने, त्रिकोणी हुआ, त्रिकोणी व गोल लिपटी पट्टियां जो कि किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पट्टियों का प्रयोग अस्थि अंग, खरोच, चोट, घाव आदि पर किया जाता है। एक सफल चिकित्सक को पट्टी बांधने का पूर्व ध्यान होना चाहिए। पट्टियों को बांधने के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जैसे त्रिकोणी पट्टी, गोल लिपटी पट्टी तथा लंबवत पट्टी। कौन कौन सी पट्टी होती है? त्रिकोटी पट्टी। पट्टियों के बांधने के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। त्रिकोणी पट्टी होती है, गोल लिपटी पट्टी तथा एक लंबवत पट्टी होती है। तीसरी जो कि लंबवत पट्टी त्रिकोणी होती है, एक मतलब त्रिकोणी तथा गोल होती है लिपटी हुई, और फिर जो कि लंबवत पट्टी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो, एक व्यक्ति जिसके कपड़े में जो है कि आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो उसकी मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? जल द्वारा आग को बुझाना, या उस व्यक्ति के चारों ओर दौड़ना, या उसके ओर जाते हुए कंबल, कालीन व कोट ले लेना, आहत को नहीं लुढ़काना, आहत को नहीं लुढ़काना। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि उस व्यक्ति के चारों ओर दौड़ना नहीं चाहिए, उसके द्वारा आग को बुझाना चाहिए, जल द्वारा आग को बुझाना चाहिए, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना चाहिए, आहत को नहीं लुढ़काना चाहिए। तो इसका आंसर जो है कि ए है, बी सही हो जाएगा। उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो चावल, बंगाल चना, दूध, मुर्गा। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो जो है कि दूध जो है कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कैल्शियम की प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और अनाज है, जिसमें दूध सबसे प्रमुख है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूध में इसकी कमी होती है, तो दूध में किसकी कमी होती है? तो दूध में जो है कि विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, दूध में विटामिन सी की कमी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूध में जो है कि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कोड़ी मुख शोध स्टोमेटिटिस होता है, इसकी कमी के कारण होता है। कोड़ी मुख शोध स्टोमेटिटिस होता है इसकी कमी के कारण। तो जो है कि राइबोफ्लोविन की कमी के कारण जो है कि कोड़ी मुख शोध होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कोड़ी मुख शोध स्टोमेटिटिस राइबोफ्लोविन की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लोविन की खोज 1930 में जर्मनी में हुई। इसके इसके हीनता के सबसे प्राथमिक दशाओं में मुख और होठों के दोनों कोनों पर की संश्लेषित कला नष्ट होने लगता है। इसके अधिक हीनता होने पर होठों का रंग गहरा लाल हो जाता है व होठों के किनारे फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मंदाकिनी डाइस्पेसिया
डायस्पेप्सिया का अर्थ है, मंदाकिनी डायस्पेप्सिया का अर्थ क्या है? मंद दृष्टि, नींद की कमी, भूख की कमी, वह बदहजमी। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है कि इसका हो जाएगा बदहजमी। मंदाकिनी, मंदाकिनी डायस्पेप्सिया का क्या अर्थ है? तो बदहजमी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देख लेते हैं, व्यक्ति जब अनियमित तथा वसा युक्त भोजन का सेवन अधिक करता है तो उसका पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। व्यक्ति जब अनियमित तथा वसा युक्त भोजन का सेवन अधिक करता है तो उसका पाचन तंत्र जो है कि अव्यवस्थित हो जाता है, इसे बदहजमी कहा जाता है। फल या रेशा युक्त भोजन के सेवन करने से पाचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। फल व रेशा युक्त भोजन करने से जो है कि पाचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें गोइट्रोजेनिक घटके नहीं होती है? गोइट्रोजेनिक घटके नहीं होती हैं तो पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी, सलजम में। तो किसमें नहीं होती है? तो गोइट्रोजेनिक घटके जो है कि सलजम में नहीं होती और बल्कि सभी में होती है, सलजम में नहीं होती। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सलजम में जो कि गोइट्रोजेनिक घटके नहीं पाई जाती है। गोइट्रोजेनिक घटके मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जियों जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि में पाए जाते हैं। गोइट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन की क्रियाशीलता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जिससे घेंघा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पाइका खाने की इच्छा करने वाले गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? पाइका खाने की इच्छा करने वाले गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? तो ऊर्जा की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की। तो आयरन की कमी होती है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो पिका खाने की इच्छा करने वाले गर्भवती महिला में आयरन तथा जिंक की कमी होती है। पिका होने पर उन्हें मिट्टी, चौक, बर्फ आदि खाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल। तो किसमें होता है? तो जो है कि गेहूं में होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, गेहूं में होता है। तो गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम पाया जाता है, जबकि बाजरे के प्रति 100 ग्राम में 11.6 ग्राम तथा ज्वार में प्रति जो कि 100 ग्राम में 11.4 ग्राम और चावल में जो है कि 100 ग्राम में 6.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो बाजरे में जो है कि प्रति प्रोटीन, गेहूं में जो कि 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम हो जाएगा और बाजरे में जो कि 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम में 11.6 ग्राम, और जो है कि ज्वार में भी 11.4 पाया जाता है और जो है कि चावल में कम पाया जाता है, 6.6 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? तो राजमा जो कि सेकेंड ग्रुप में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा ग्रुप द्वितीय में रखा गया है। यह एक प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फलियों के अंकुरण से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, वसा की मात्रा बढ़ती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। फलियों के अंकुरण से जो है कि विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ब्रान किसका अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन, या कैसेलापन और खनिज का, या बी ग्रुप विटामिन और कैसेलापन का, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन का। तो ब्रान किसका अच्छा स्रोत है? तो ब्रान जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो ब्रान सामान्य रूप से गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके में पाया जाता है। इन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की समान मात्रा मिलती है। मशीनों द्वारा निकाले गए अनाजों के छिलके में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। सामान्यतया पूर्ण गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल ताड़ के तेल में होता है, लाल ताड़ के तेल में
होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो लाल ताड़ के तेल में होता है क्या? तो विटामिन ई होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विटामिन ई के मुख्य स्रोत नारियल के तेल, बिनोले के तेल, खजूर के तेल, चावल की भूसी तथा लाल ताड़ के तेल आदि, जबकि विटामिन ए हेलीवंट लीवर आयल, कॉड लीवर आयल में पाए जाते हैं। ताड़ के लाल तेल को उसका नाम अपने विशिष्ट गहरे लाल रंग की वजह से मिला है। ताड़ के लाल तेल में टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनोल विटामिन ई परिवार के सदस्य उपस्थित होते हैं। तो विटामिन ए में जो कि हेलिंगटन लीवर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल जो कि पाए जाते हैं। कौन से ऑयल पाए जाते हैं? हेलिंगटन ऑयल तथा कॉड लीवर ऑयल पाए जाते हैं। ताड़ के तेल की में उसका नाम जो है कि अपने विशिष्ट गहरे लाल रंग की वजह से मिलता है। ताड़ के तेल में टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनोल विटामिन ई परिवार के सदस्य उपस्थित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। तो शर्करा को वर्गीकृत किस रूप में किया गया है? तो जो है कि शर्करा को वर्गीकृत गैर विकारी, अर्धविकारी या गैर विकारी या सुविधाजनक खाद्य पदार्थ में किया गया है। तो यह जो है कि गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में शर्करा को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में किया गया है। तो शर्करा को शर्करा को गैर विकारी खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा आदि होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि निम्नलिखित में से जो है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में जो कि दूध अधिक होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव स्वास्थ्य के लिए जो कि वही भोजन लाभदायक जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इस परिप्रेक्ष्य में दूध पूर्ण आहार है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 4.9%, वसा 3.7%, प्रोटीन जो है कि 3.5%, लगभग 1.20% व जल में 87.0% पाया जाता है। दूध में जो है कि कार्बोहाइड्रेट 4.9 होता है, 3.7% वसा 3.7 होता है, प्रोटीन जो कि 3.5 होता है, और लवण जो कि 1.0 होता है, और जल जो कि 87.0 होता है, 0% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव जो कि भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? तो मीडिया, संस्कृति, अभिजात वर्ग, गुणवत्ता। तो किसका प्रभाव भोजन पर नहीं पड़ता है? तो मीडिया के जो कि भोजन पर प्रभाव नहीं पड़ता, संस्कृति, गुणवत्ता, अभिजात वर्ग इन पर पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं इसको भी। भोजन को पसंद और नापसंद करने पर अनेक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, जिसमें सभ्यता, संस्कृति, धनी निर्धन, अभिजात वर्ग व गुणवत्ता इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि मीडिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जो सूखी गर्मी लगाई जाती है, या वसा या तेल को उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है। गीली पकाने की विधियां, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। तो जो कि गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सीधी भाप से पकाने की एक विधि है, यह गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। वाष्प विधि में भोज्य पदार्थ को वाष्प के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में लाकर पकाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किण्वन बढ़ता है, तो किण्वन से क्या बढ़ता है? तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसी में इसका क्वेश्चन देखिए 2-3 पूछा है किण्वन से। तो किण्वन वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल इत्यादि का निर्माण करके इस क्रिया को फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तथा विटामिन सी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग
खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने में से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाना चाहिए? तो किस घटक को बहुत कम कर दिया जाना चाहिए? तो जो है कि वायु की उपलब्धता को कम कर देना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, वायु की उपलब्धता को कम कर देना चाहिए। तो खाद्य पदार्थ प्रायः दो कारणों में खराब हो जाते हैं। पहला जो है कि आंतरिक कारण और दूसरा जो कि बाह्य कारण। अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु एवं अजीवड़ीय अजीवित वायुमंडल के समस्त वातावरण में मौजूद करते हैं, जो खाद्य पदार्थ में पहुंचकर उसे विषाक्त कर देते हैं। खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले अजीवड़िक बैक्टीरिया है, फफूंद है तथा खमीर है। क्या है? बैक्टीरिया, फफूंद, खमीर है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु उनमें वायु की मात्रा नगण्य कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? तो जो है कि विटामिन किस खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण की विधि में जो है कि एंजाइम विकृत हो जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, निर्जलीकरण की करण में। तो एंजाइम की क्रिया को कई विधियों से निरोधित किया जा सकता है। इसमें से प्रमुख है एंजाइम के निष्क्रिय बनाने वाले, ताप, तर्क, गर्म करना, प्रशीतन, वायु का विलोपन व प्रकाश। खाद्य संरक्षण के लिए निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण एंजाइम विकृत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ज्ञान है मानवीय स्रोत, गैर मानवीय स्रोत, नवीनीकरण स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक मानवीय स्रोत है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ज्ञान मानवीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान भोजन के अतिरिक्त हिस्सा होता है। तो गर्भावस्था के दौरान भोजन के अतिरिक्त हिस्सा होता है, तो क्या होता है? तो भोजन के अतिरिक्त हिस्सा जो है कि 75 ग्राम होता है, 75 ग्राम। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो शिशु जन्म के पूर्व 9 माह तक विकसित होता रहता है। वह अपनी पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः माता पर आश्रित रहता है। गर्भावस्था में स्त्री को 300 कैलोरी तथा 75 ग्राम अतिरिक्त भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन। तो कितना होगा? तो जो है कि 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 50 ग्राम प्रतिदिन होगा। ये 2005 के हिसाब है। तो समान अवस्था में पुरुष के दैनिक आहार में प्रोटीन की मात्रा जो कि 55 ग्राम तथा स्त्री की मात्रा 45 ग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा पुरुष की जो है कि 55 ग्राम और स्त्री की जो है कि 45 ग्राम होता है। लेकिन 16 से 18 वर्ष की किशोर की लड़कियों के लिए जो कि प्रोटीन की संस्तुत दैनिक मात्रा 50 ग्राम होता है तथा इसी उम्र के किशोर लड़कों को जो कि प्रोटीन की मात्रा 60 ग्राम होता है, प्रतिदिन होता है। वर्तमान में आरडीए 2020 के अनुसार जो है कि पुरुष में 54 ग्राम प्रति डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है और महिला में जो कि 45.7 ग्राम प्रति डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ज्वर के दौरान देना चाहिए। तो ज्वर के दौरान क्या देना चाहिए? ज्वर के दौरान वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, या मसालेदार खाद्य, तले हुए खाद्य, खास्ता या खाद्य पदार्थ। तो यह खाद्य पदार्थ सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ, तो जो है कि सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ देने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ देने चाहिए। तो शरीर के स्वाभाविक तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापक्रम की स्थिति में ज्वर कहा जाता है। सामान्यतः ज्वर कोई रोग नहीं है बल्कि रोग का एक लक्षण जो शरीर में किसी प्रकार रोगाणु में प्रवेश करने या जीव विष उत्पन्न होने के कारण प्रकट होता है। ज्वर के दौरान रोगी का सुपाच्य तथा सरल भोजन देना चाहिए। जल के दौरान रोगी को सुपाच्य तथा सरल भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र में होती है? दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र में होती है? तो इलेक्ट्रोमीटर में होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर में होती है। तो दूध की शुद्धता की जांच इलेक्ट्रोमीटर से की जाती है। इस यंत्र द्वारा दूध में पानी की उपलब्धता के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः
कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, वाई कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो जो है कि 3.5 से 2.5 और 1.5 होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 3.5 और 2.5 और 1.5 होती, 3.5 होगी, 2.5 होगी और 1.5 होगी। तो ORS घोल बच्चों के दस्त के समय दिया जाता है। इसमें नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 23.5, 250 और जो है कि 150 ग्राम होती है। एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे तक उपयोग किया जा सकता है। ORS का घोल देने से बच्चे के शरीर में जल की पूर्ति होती है। ORS का घोल देने से बच्चे के शरीर में जल की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो स्पर्श, वायु, जल और आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी। तो टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो जो है कि जल और आहार के माध्यम से फैलता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जल और आहार के माध्यम से। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो सेल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु सेल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। जीवाणु संदूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति के संक्रमित कर देते हैं। इसमें रोगी की प्लीहा और आंत्र संयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि केसारी दाल के कारण होता है। तो केसारी दाल के कारण क्या होता है? तो केसारी दाल के कारण जो है कि लेथरिज्म होता है। क्या होता है? लेथरिज्म होता है। तो इसका आंसर लेथरिज्म होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। केसारी की पैदावार कुछ क्षेत्रों में अधिक होती है जिसके कारण लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसके दाल को खाने से लेथरिज्म नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अधिक सेवन के कारण व्यक्ति के शरीर को लकवा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदायक होते हैं? मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदायक होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि आर्जीमोन तेल हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। खाद्य तेलों की अधिक मांग की पूर्ति करने के लिए बाजार में कुछ व्यापारी सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल को मिला देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अंधापन, हृदय रोग तथा अन्य बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। FPO मानक चिन्ह है तो किसकी इसकी गुणवत्ता के लिए? तो गेहूं, चूल्हा, चावल, जेम, आम। तो FPO मानक चिन्ह है तो किसकी गुणवत्ता के लिए है? तो जो है कि जेम के लिए है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जेम के लिए है। तो FPO मानक चिन्ह का प्रयोग प्रसंस्कृत फलों उत्पादों के लिए अनिवार्य रूप से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। तो किसकी उदाहरण है? तो जो है कि आत्मिक आय की उदाहरण है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, आत्मिक आय का उदाहरण है। किसी परिवार के निश्चित अवधि में श्रम करने के लिए जो धन प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं, जैसे मजदूरी, मकान का किराया, पेंशन, रॉयल्टी आदि। अतः सिलाई से होने वाली आय वास्तविक प्रत्यक्ष आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा जो है कि भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो मासिक लेखा जो कि भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मासिक लेखा जो है कि भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। मासिक कार्य के अंतर पिछले महीने के खर्च की जांच करना, अगले महीने का बजट बनाना, बजट के अनुसार महीने भर का सामान खरीदना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार के बैंक खाते में धन राशि एवं निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है?
तो किस प्रकार के बैंक में जो है कि धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो बचत बैंक खाता या चालू खाता या आवर्ती जमा खाता या सावधि जमा लेखा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सावधि जमा लेखा में जो है कि बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा, सावधि जमा लेखा में। तो जनता में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग ने सावधि जमा खाते की योजना सन 1970 से प्रारंभ की। सावधि जमा लेखा के तहत बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कि 1986 में जो कि प्रभाव में आया। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था तथा ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया था, अर्थात विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है कि नम्यता दर्शाता है? तो उदग्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती रेखाएं, तिरछी रेखाएं, वक्र रेखाएं। तो निम्नलिखित में से नम्यता दर्शाता है तो जो है कि कौन सी रेखाएं दर्शाता है? तो वक्र रेखाएं जो कि दर्शाता है, वक्र रेखाएं दर्शाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो समानांतर रेखाओं के दो भेद हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा सीधी होती है जबकि वक्र रेखाएं में नम्यता होती है और यह टेढ़ी या घुमावदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाते हैं? निम्नलिखित में से जो कि कौन सा रंग जो है कि गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो बैगनी रंग जो है कि गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बैगनी रंग जो कि राजसी रंग कहा जाता है, समृद्ध, वैभव, प्रभावशाली, वीरता, ज्ञान, शांत, सौकर, श्रेष्ठता आदि का सूचक है। सफेद रंग शांत, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल होता है। सफेद रंग जो कि शांत, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो सजावटी रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सजावटी रूप में। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे सजावटी रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध में कहा जाता है। एक अभिकल्प पर या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो अनुपात कहा जाता है। एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को जो कि अनुपात कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। अधिकांश लोग कपड़े में जो कि किस गुण को देखते हैं? तो जो है कि आरामदायक गुण को देखते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, आरामदायक गुण को देखते हैं। वस्त्रों के चुनाव में निम्नलिखित गुणों का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल हो, वस्त्र टिकाऊ हो, वस्त्र को धोना सुखाना व इस्त्री करना आसान हो, वस्त्र आरामदायक हो, वस्त्र देखने में सुंदर व आकर्षक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली, संपन्न माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है कि गौरवशाली, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। तो कौन से गुण को देखते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? तो आरामदायक होगा। इसे हम लोग देख लिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा जो कि तौलिए के लिए उपयुक्त होता है? तो तौलिए के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त होता है? तो तौलिए के लिए कपड़ा जो है कि सूती हो जाएगा, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन हो जाएगा। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा सूती। सूती जो है कि जल को सोखता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो तौलिए के प्रमुख कार्य है नमी अवशोषित करना, इनका मजबूत होना आवश्यक ताकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले घर्षण व दबाव को सहज कर सके व क्षतिग्रस्त ना हो। सूती वस्त्र का तौलिया सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोपहर बाद
का समय जो कि उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करता है, प्रायः काल के समय दैनिक कार्य करता है, दोपहर बाद थोड़ा समय मिलता है, उस समय वस्त्र की खरीदारी के लिए उपयुक्त समय होता है, क्योंकि रात्रि में वस्त्रों के सही रंग का ठीक ठीक पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है किस आयु में? तो 6 से 7 महीने में जो कि सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है, पर पूरी तरह से बैठ नहीं पाता है। तो 9वें महीने में जो कि खुद से बैठने लगता है। जन्म के समय शिशु में अपनी इतनी क्षमता नहीं होती है, वह अपने शरीर का संचालन कर सके। 4 से 5 माह की आयु में बालक अपना सिर उठाने योग्य हो जाता है। 6 से 7 माह के बालक सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है। 6 से 7 माह का बालक जो कि सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। तो जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो जो है कि 50 सेमी होती है, 50 सेमी होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 50 सेमी होती है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई लगभग 46 से 50 सेमी होती है, जबकि भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई लगभग 49 सेमी 50 सेमी होती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है? किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन जो है कि दुगना हो जाता है? तो 6 माह के बच्चे का होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 6 माह के बच्चे का। सामान्यतः नवजात शिशु का जन्म 280 दिन में होता है। शिशु का भार लगभग 6 माह में 2 गुना हो जाता है, इसके बाद उनके वजन में सामान्य वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दांतों के प्राथमिक सेट दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? दांतों के प्राथमिक सेट दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कौन कौन से दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रंध्रक, अग्र चौवर्णक, चौवर्णक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बजट सफल होता है। तो बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से बजट सफल होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो बजट तभी सफल माना जाता है जबकि उसमें विभिन्नता गुण मौजूद हो, जैसे आय व्यय के संतुलन, व्यय के अनुसार व्यय, विशेष अवसरों के लिए व्यय की व्यवस्था तथा आय का वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर संतुलित विभाजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है? एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है? तो 15 माह में दिया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 15 माह में दिया जाता है। एमएमआर अर्थात खसरा, गलमंड, ममस, गलसुआ और जर्मन खसरा रूबेला गंभीर बीमारी है, जो बीमारी या हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसके बचाव के लिए टीके लगवाए जाने चाहिए। बच्चों को एमएमआर टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। पहली खुराक जो कि 12 से 15 माह, पहली खुराक कितने कब दिया जाता है? 12 से 15 माह, और दूसरी खुराक जो कि 4 से 6 वर्ष की उम्र पर दी जाती है। बच्चे में एमएमआर टीके की 2 खुराक दी जाती है। कितनी खुराक दी जाती है? 2 खुराक दी जाती है। इसमें से पहली खुराक जो कि 12 से 15 माह और दूसरी खुराक जो कि 4 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन्फ्लुएंजा है, तो इन्फ्लुएंजा क्या है? तो इन्फ्लुएंजा जो है कि नजदीकी संबंध और हवा है, नजदीकी संबंध और हवा है, तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा, नजदीकी संबंध और हवा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण विषाणु और बेसिलस इन इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। यह रोगाणु रोगी की छींक और खांसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं, संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को संक्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है? बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है? गहने खरीदना, घर में सुरक्षित रखना, या कई प्रकार के लाभदायक योजना या बीमा पॉलिसी लगाना, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो किंग्स के अनुसार वर्तमान आय वर्तमान उपभोग व्यय पर अवधि
अधिक की को बचत कहा जाता है। बचत के लिए धन का उपयोग बीमा पॉलिसी में निवेश से धन में वृद्धि होती है और सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाह सज्जा में महत्वपूर्ण है, तो वाह सज्जा में क्या महत्वपूर्ण? फर्नीचर, रंग, प्रकाश, पुनरावृत्ति। तो वाह सज्जा में महत्वपूर्ण है, तो जो है कि वाह सज्जा में रंग महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, रंग महत्वपूर्ण है। तो वाह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण भाग रंगों का होता है। विभिन्न वर्गों के प्रयोग से घर की सुंदरता बढ़ जाती है। लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं जो मूल रंग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जेकार्ड की बुनाई में क्या क्या डिजाइन बुनना कठिन है। कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़े पर तिरछी धारियों वाले डिजाइन बनाए जाते हैं या कपड़े के तानों के धागों पर डिजाइन बुनी जाती है। तो जेकार्ड की बुनाई में क्या किया जाता है? तो जेकार्ड की बुनाई में जो कि कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, तो कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जिकार्ड की बुनाई कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। इस विधि में सभी प्रकार की पृष्ठभूमि में असीमित संख्या में डिजाइन बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जेवेल पानी काम आता है। जेवेल पानी काम आता है, तो किसके काम आता है? तो जेवेल पानी जो है कि कपड़े दाग छुड़ाने के काम आता है। कपड़े दाग छुड़ाने के काम आता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो जेवेल पानी कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए काम आता है। इसके द्वारा वस्तुओं को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग तथा बुनाई के समय के दाग धब्बे और अशुद्धियों को मुक्त करके उन पर सफेदी लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रेविंग एक फिनिश है इसके लिए। क्रेविंग एक फिनिश है इसके लिए सूती के लिए, सिल्क के लिए, ऊनी के लिए, नायलॉन के लिए। तो किसके लिए क्रेविंग एक फिनिश है? तो सिल्क के लिए जो कि क्रेविंग एक फिनिश है, तो इसका आंसर बी से सिल्क के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इमली का उपयोग इसे साफ करने में होता है। तो इमली का उपयोग जो है कि पीतल को साफ करने में होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इमली का उपयोग पीतल के बने ढांचे को साफ करने के लिए किया जाता है। इमली में नमक मिलाकर डिटर्जेंट की भांति भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला अम्ल सफाई करने में सहायक होता है। क्योंकि इसमें जो है कि पाया जाने वाला अम्ल जो है सफाई करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मांडला एक फर्श सजावट है, यहाँ का मांडला एक फर्श सजावट है, कहाँ का है यह? तो मांडला एक फर्श सजावट जो है कि बंगाल का है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बंगाल का है। सॉरी, बंगाल का अल्पना है, राजस्थान का है, ये राजस्थान का मांडला है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा, अल्पना बंगाल का है। तो परंपराओं पर आधारित लोक शैली भारत के घर आंगन में जन्मी है। लोक कला को भारतीय स्त्रियों में जीवित रखा है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न लोक शैली प्रचलित है, जैसे साथिया गुजरात में, अल्पना जो कि पश्चिम बंगाल में, और मांडला जो कि राजस्थान में। साथिया कहाँ का है? गुजरात का है। अल्पना जो है कि पश्चिम बंगाल का है, और मांडला जो कि राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। वाटिक आधारित है, तो किसके सिद्धांत पर आधारित वाटिक है? तो जो है कि वाटिक आधारित प्रतिरोध प्रिंटिंग पर आधारित है, प्रतिरोध प्रिंटिंग पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो वाटिक प्रिंटिंग या रंगाई प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर की जाती है। बाटिक भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। बाटिक प्रिंटिंग में मोम का प्रयोग कर चित्र बनाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम ट्रेसिंग पेपर से कपड़े पर मन चाहे आकृति उकेरी जाती है। उसके बाद बी वैक्स और पैराफिन वैक्स को मिलाकर गर्म किया जाता है। तत्पश्चात पर्सलीन डिश में गर्म पानी तथा टर्की आयल, नेफ्थॉन या पीजी तथा कॉस्टिक सोडा मिलाकर घोल तैयार करते हैं। इसके बाद कपड़े का हिस्सा जहां सफेद रहता है उसे ब्रश की सहायता से मोम से ढक देते हैं। बाद में जब वैक्स निकाला जाता है तो आकृति के चारों ओर बारीक रेखाएं उभर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जो है कि कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो मूल रंजक, बिखरा रंजक, प्राग जैविक रंजक या टकी रंजक होगा। तो निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो है कि बिखरा रंजक, डिस्पर्स रंजक जो है कि प्रकाश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर
बी सही हो जाएगा। कपास के लिए बिखरा रंजक उपयुक्त नहीं है। भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। विश्व में कुल वस्तु जंतुओं का 70% भाग जो कि कपास का होता है। विश्व में जो है कि कुल वस्त्र तंतुओं का 70% भाग जो कि कपास का होता है। ब्लीचिंग द्वारा कपास में स्पष्ट सफेदी लाई जाती है तथा कैलेंडरिंग से कपास में चमक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भराई फिनिशिंग सूत उतारता है आवरण के रेप सूत के ऊपर इसमें। भराई सूत उतारता है आवरण सूत के ऊपर इसमें। सजावटी बुनावट में, टोइल बुनावट में, साटिन बुनावट में, बुने बुनावट में। तो किसमें हो जाएगा? भराई सूत उतारता है आवरण सूत के ऊपर इसमें, तो जो कि सजावटी बुनावट में उतारता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सजावटी बुनावट में। तो सजावटी बुनाई में भराई सूत आवरण सूत के ऊपर उतार जाता है। सादी बुनाई बुनावट के को डीप बुनावट या मेट बुनावट, बास्केट बुनावट तथा ट्विल बुनावट भी कहा जाता है। सादी बुनावट क्या कहा जाता है? रूप बुनावट, मैट बुनावट, बास्केट बुनावट, ट्विल बुनावट भी कहा जाता है। यह अन्य बुनावट की अपेक्षा कठोर तथा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा। तो पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? गीली कताई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, द्रवित कताई द्वारा, तेल युक्त द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पॉलिस्टर सूत जो है कि बनाया जाता है द्रवित कताई के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? द्रवित कताई के द्वारा पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो पॉलिस्टर तंतु का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ की क्रिया करने से होता है। पिघले हुए पॉलिस्टर में हवा बंद वाली स्थिति में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसके अस्थायित्व को प्रभावित करता है। तत्पश्चात द्रवित कताई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो रंगों के नाम जो है कि छटा के द्वारा दिए जाते हैं, ह्यू के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ह्यू के द्वारा दिए जाते हैं। प्रांग के अनुसार रंग तीन बीमा इस प्रकार है। छठा ह्यू, यह किसी रंग का नाम है जैसे लाल, पीला, नीला, हरा आदि। और मूल्य जो कि वैल्यू, रंग का गहरापन तथा अथवा हल्कापन। क्रोमा तीव्रता, कोमा से अभिप्राय रंग के चमक एवं मंदपन, रंग के चमक एवं मंदपन से है। क्रोमा की तीव्रता जो कि क्रोमा से अभिप्राय रंग के चमक व मंदपन से है। तो इसका मूल्य का क्या है? मूल्य का रंग गहरापन तथा हल्कापन से। और ह्यूम का किसी रंग का नाम जैसे लाल, पीला, नीला, हरा हो जाएगा। क्रोमा से आपका जो कि रंग की चमक और मंदपन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो इनमें से कौन जाती जो कि प्राथमिक रंग नहीं? तो लाल, पीला, नीला, हरा कौन सा नहीं है? पीला, लाल, नीला, हरा। तो जो है कि लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। हरा जो कि प्राथमिक रंग नहीं है, द्वितीयक रंग है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्राथमिक रंग में प्राथमिक रंग के तहत जो कि पीला, लाल और नीला रंग आते हैं, जबकि द्वितीय रंग में नारंगी, बैंगनी और हरी रंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। तो क्या है? तो सदृश्य या अने अनेलोगस होगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अनेलोगस हो जाएगा। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग सदृश्य एनेलोगस रंग योजना में किया जाता है। सदृश्य रंग योजना एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना है क्योंकि इसमें एक वर्ण ह्यू कॉमन होता है जैसे पीला, हरा, हरा, नीला, लाल, पर्पल, नीला, पर्पल आदि। ये रंग योजनाएं मोनोक्रोमेटिक रंग योजना की अपेक्षा रंगाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक रंग योजना प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त एवं समन्वित करने की प्रक्रिया है। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया है यह। तो योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रित करना, कार्यान्वित करना। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो जो कि संगठन करना हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, संगठन करना होगा। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया संगठन करना है। इससे कार्य सुगम ढंग से संपन्न होता है। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित सदस्यों को
श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा। तो अभिव्यक्तिजनक परिवर्तन से संबंधित सदस्यों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा चित्रित किया जा सकता है? तो जो कि पोस्टरों के द्वारा चित्रित किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पोस्टरों के द्वारा चित्रित किया जा सकता है। तो अवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को जो कि श्रेष्ठता से चित्रित पोस्टरों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पियाजे द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। तो पियाजे द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहे वह पाने के लिए चिंतित होते हैं या अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं या एक घुमावदार रीति से सोचते हैं या अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो पियाजे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो कि जो चाहे वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। तो अहमवादी यह है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि असंयत सूत्रता समाज असंयत सूत्र असंयत मूत्रता असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, या बचपन के अंतिम समय देखी जाती है। तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो असंयत मूत्रता सामान्यतः बच्चों में होने वाला एक विकार है जिसमें बच्चा रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता है। अक्सर यह समस्या 2 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, परंतु अगर 3 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले बच्चों में अक्सर यह समस्या किस वर्ष के बच्चों में देखी जाती है? 2 वर्ष तक के बच्चों में, 2 वर्ष के बच्चों तक देखी जाती है। परंतु यदि अगर यह 3 वर्ष से अधिक 3 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों को भी इस प्रकार की शिकायत बनी रहती है तो इसे असंयत मूत्रता कहते हैं। असंयत मूत्रता बढ़ी हुई उत्तेजना, मानसिक तनाव, शरीर में खून की कमी तथा शारीरिक कमजोरी के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो पूर्व विद्यालयी बच्चों में जो कि श्रेणीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में श्रेणीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुलनात्मक आरंभ करते हैं। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, एक ही आयु में जो कि तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा जो कि यह व्यवहार प्रभावित होता है? तो प्रबल के द्वारा होता है, प्रबल के द्वारा होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, रिनफोर्समेंट के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी सांस्कृतिक में शिशु लगभग एक ही वायु में तुतलाना प्रारंभ करते हैं। तो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रबल रेनफोर्समेंट के द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्रारंभिक, सरल, लचीला, संगत। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो जो कि सरल होना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सरल। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। इसे अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। इस तरह की शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम की निश्चितता नहीं होती, इसलिए इसे आकस्मिक और अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धीमा धीमा विकास करने वाले बच्चे को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। धीमा विकास करने वाले बच्चे को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। तो किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो जो है कि गति कुशल समन्वय से देरी या बोलने से देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो जो है कि गति कुशलता समन्वय में देरी से पहचाना जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
तो धीमा विकास करने वाले बच्चों को गति कुशलता समन्वय में देरी के द्वारा पहचाना जाता है। यह विकास सामाजिक वातावरण के साथ पोषण आहार पर भी निर्भर करता है। प्रायः देखा जाता है कि उचित पोषण दिए जाने पर बच्चों का विकास ठीक से होता है, जबकि कुपोषित बच्चों में विकास की समस्या देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। तो गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है तो किसकी दी जाती है? तो होम मेकिंग की, बच्चों और गृह की देख रेख की, या गृह और व्यवसाय की देख रेख की, या खाना पकाने और गृह सजाने की देख रेख की। तो गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है तो गृह और व्यवसाय की देख रेख की दी जाती है। तो इसका आंसर सी से है, गृह और व्यवसाय की देख रेख की दी जाती है। तो गृह विज्ञान विशेषज्ञ जो है कि डॉक्टर राजमल देवदास जो है गृह विज्ञान के विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर राजमल देवदास के अनुसार गृह विज्ञान की शिक्षा प्राय लड़की एक आदर्श पाक विशेषज्ञ प्रबंधन डॉक्टर नर्स मनोवैज्ञानिक वेक्टर वेंकर टेलर माली और गवर्नेंस अर्थशास्त्री गृह प्रबंधन गृह सज्जाकार सामाजिक कार्यकर्ता बनती है। गृह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों का समावेश होता है। गृह विज्ञान में किसका समावेश होता है? कला और विज्ञान दोनों का समावेश होता है। गृह विज्ञान है तो केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, ना लड़कों के लिए और ना लड़कियों के, तो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए। तो ग्रामीण विकास में पुरुष प्रसार कार्यकर्ता या महिला प्रसार कार्यकर्ताओं दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि विकास क्षेत्र में जहाँ पुरुष कार्यकर्ता का योगदान अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ व गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता का योगदान भी अमूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? तो 2 वर्ष से शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? तो लीवर बैलेंस होगा। लीवर बैलेंस जो कि 2 वर्ष से कम के शिशुओं को वजन नापने का यंत्र है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होती है। यदि एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या होती है? तो छाती से छोटी होगी या छाती से बड़ी होगी? तो छाती से बड़ी होगी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि छाती से बड़ी होगी, अगर एक बच्चे की पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मरासमस बीमारी पाई जाती है। तो मरासमस बीमारी जो है कि कब पाई जाती है? 1 वर्ष से कम के बच्चे में पाई जाती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मरासमस शिशु एवं छोटे बच्चे लगभग 1 वर्ष तक के में होने वाला एक रोग है जो भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होती है। इससे पीड़ित बच्चा उल्टी दस्त करता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर दिल दिन व दिन सूखता जाता है तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है एवं पेट बढ़कर आगे की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह कमजोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह क्या होता है? तो वह जो है कि कमजोर होता है, इसलिए वह चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नाइट नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, नाइट ब्लाइंडनेस का क्या अर्थ है? तो नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है अंधेरे में ना दिखना या रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना, कम रोशनी में ना दिखना। तो यह सभी जो है कि नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बताया इसमें। तो इसका आंसर में कोई नहीं बताया। तो नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी रोग होने पर रोगी की अंधेरे में तथा कम रोशनी में नहीं दिखाई देती है। नेत्रों में रोगाणु के संक्रमण से बचने की क्षमता विटामिन ए द्वारा प्रदान की जाती। विटामिन ए की कमी से शुष्काक्षिपाक नेत्र श्लेष्म कला शोध रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के संक्रामक रोधी विटामिन भी कहलाते हैं। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, जबकि विकल्प ए और डी दोनों सही हो जाएगा। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना? विकल्प ए, अंधेरे में ना दिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति है।
विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति कौन सा है? तो केरेटोमलेशिया है खतरनाक स्थिति, जो कि केरेटोमलेशिया है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। केरेटोमलेशिया सबसे खतरनाक स्थिति है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। रतौंधी आंखों का रोग है। रतौंधी की स्थिति में जो कि अंधेरे में या कम रोशनी में नहीं दिखाई देती है। रतौंधी की स्थिति में क्या अंधेरे में या कम रोशनी में नहीं दिखाई देती, अर्थात विटामिन ए की कमी का क्रम इस प्रकार है: रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेलमिया और वीटो वीटो स्पॉट हो जाएगा, कार्निया स्कोर, जीरो जीरोसिस कंजेस्टाइवा हो जाएगा, जीरोसिस कार्निया हो जाएगा तथा केरेटोमलेशिया सबसे लास्ट स्थिति केरेटोमलेशिया, और जो कि केरेटोमलेशिया का भयानक रूप है। ग्लूकोमा जो है कि क्लेटोमलेशिया का भयानक रूप है। यह सभी क्रम वाइज है। तो क्या पहला हो जाएगा? रतौंधी होगा, फिर उसके बाद जीरोपैथेमिया, फिर बाद में बीटा स्पॉट्स हो जाएगा, फिर कार्निया स्कोर, जीरोसिस कंजेक्टिवा हो जाएगा, जीरोसिस कार्निया हो जाएगा या केरेटोमलेशिया, और ग्लूकोमा जिसे केरेटोमलेशिया का भयानक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1 वर्ष में से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज है। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज क्या है? तो 1 लाख जो है कि 1.0 है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी के अतिरिक्त स्थितियों में वृद्धि रुक जाती है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज 1.0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की कमी की दी जाने वाली डोज की संख्या होनी चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेस की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए डोजेस की संख्या? तो जो है कि 11 होनी चाहिए। डोजेस की संख्या जो कि 11 होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेस की संख्या जो कि 11 होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो बच्चों को हर 6 माह पर विटामिन ए की डोज दी जाती है। यह 5 वर्ष तक दिया जाता है। 5 वर्ष के बच्चों को लगभग 11 बार विटामिन ए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लोहे का कार्य है। तो लोहे का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ऑक्सीजन पहुंचाना जो कि लोहे का कार्य है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। खून के निर्माण में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान होता है और रक्त ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में लोहा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन क्या है? तो 12 ग्राम प्रति 100 ml हो जाएगा। 12 ग्राम प्रति 100 ml। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का महत्व होता है। समांतर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। बच्चों में हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम प्रति 100 ml 100 मिली रक्त या स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली तथा पुरुषों में जो कि 15 से 17 ग्राम प्रति 100 मिली होता है। बच्चों में कितना होता है? 11 से 12 ग्राम प्रति 100 मिली होता है और स्त्रियों में जो कि 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली होता है और पुरुषों में जो है कि 15 से 17 ग्राम प्रति 100 मिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है। बाम की संख्या बढ़ जाने से क्या हो सकता है? तो जो है कि बेटिक स्पार्ट हो सकता है। बेटिक स्पार्ट हो सकता है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाए। बेटिक स्पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। तो आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है? तो कार्निया का फेल हो जाना या जिगर का बढ़ना, गले का फूलना, ढोरी का बढ़ना। तो आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है? तो गले का फूलना हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, गले का फूलना। तो आयोडीन की कमी का स्पष्ट परिणाम घेंघा रोग या गलगंड है। इससे पीड़ित व्यक्ति की गल ग्रंथि फूल जाती है जिससे
गला फूला हुआ नजर आता है। हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं, जिस पर हमारा शारीरिक व मानसिक विकास निर्भर रहता है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न मिलने पर घेंघा मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है तथा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है तो 1 वर्ष तक के। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 वर्ष तक हो सकता है। तो आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक जो थायराइड ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करता है। इसकी कमी से घेंघा जैसा रोग उत्पन्न होता है तथा उचित शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः इन रोगों से बचाव हेतु भोजन में प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। एक समान व्यक्ति के लिए आयोडीन की दैनिक आवश्यक आदर्श मात्रा जो है कि 150 माइक्रोग्राम, किशोर के लिए जो कि 120 माइक्रोग्राम तथा बच्चों के लिए 60 माइक्रोग्राम होती है। जबकि आयोडीन युक्त 1 ml तेल से वर्ष भर के लिए बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं। तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं तो फ्लोरिस और मोटापा। फ्लोरिस और मोटापा जो कि 2 बीमारियां हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां फ्लोरिस और मोटापा है। मोटापा में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाती है, जो एक प्रकार का रोग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से मोटापे का कारण क्या है। ज्यादा खाना, कम खाना, ज्यादा खाना जो कि मोटापे का कारण है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सूती कपड़ा जलता है तो उसमें निकलती है तो पीली लौ निकलती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पीली लौ निकलती है। तो सूती वस्त्र जो कि सेल्यूलोज नामक पदार्थ से निर्मित होता है। चूंकि सेल्यूलोज एक कार्बनिक है, सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बनता है। अतः जब इसे जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा पीली लौ के साथ जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेयान के धोने वाले डिटर्जेंट में होता चाहिए, रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो रेयान के धोने वाले डिटर्जेंट में क्या होना चाहिए, तो जो है कि ये दोनों होना चाहिए, नहीं, एसिड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। तो रेयान सेल्यूलोजिक से बना रहता है, जिसमें बने वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण धूल के कण इसमें सटते नहीं हैं। रेयान के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इसकी जो कि शक्ति भीगने पर कम हो जाती है, इसलिए इसे धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग ना करके इसके लिए नर्म साबुन या गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें से इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, गुनगुने पानी से करना चाहिए। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गर्म साबुन या गुनगुने पानी से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। तो ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच क्या है, तो साधारण गर्म इस्त्री से या बीच में एक सूती कपड़ा रख देने से। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बीच में एक सूती कपड़ा रख कर कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच यही है। बचे हुए ऊनी वस्त्र प्रायः इस्त्री नहीं किए जाते हैं। वे ऊनी वस्त्र जिनकी सतह फुज्जीदार होती है उन पर हल्की गर्म इस्त्री की जाती है। इस्त्री करते समय बीच में एक सूती कपड़ा रखकर इस्त्री की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अच्छा पदार्थ है। किसका आंसर सी सही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अच्छा पदार्थ है। वस्त्र उद्योग में फिनिशिंग सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुने हुए वस्त्रों को एक पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है तथा सामान्य उसमें आकर्षक उत्पन्न करने के लिए रंगाई, कताई आदि की जाती है। ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को अच्छा फिनिशिंग पदार्थ माना जाता है, क्योंकि यह वस्त्रों के बिना नुकसान पहुंचाए वांछित सफाई देता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइट को भी एक अच्छा फिनिशिंग एजेंट माना जाता है।
सोडियम हाइपोक्लोराइड को भी एक अच्छा फिनिशिंग एजेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ क्या है? तो कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ जो है, तो कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ स्टीफिंग एजेंट है, स्टीफिंग एजेंट है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कपड़े की फिनिशिंग के लिए स्टिफनिंग एजेंट को अच्छा पदार्थ माना जाता है। ये एजेंट सामान्यतः पाली वाइनिंग एल्कोहल एवं अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये वस्त्र को चमकीला मुलायम व पहनने योग्य बनाने में सहायता करते हैं। तो क्या चमकीला मुलायम व पहनने योग्य बनाने में सहायता कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो पहला अंग है। क्या है? पहला अंग है, जिसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो गृह विज्ञान की शिक्षा में इसके कई महत्वपूर्ण अंग है, उसमें तीसरा अंग जो कि गृह व्यवस्था या गृह प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष, पत्नी का पक्ष। तो परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष जो है कि क्या हो जाएगा? तो जो है कि माता का पक्ष हो जाएगा, सबसे मार्मिक पक्ष माता का हो जाएगा। तो परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष जो कि माता का पक्ष, क्योंकि माता को ममता, करुणा, त्याग तथा संस्कार की मूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि अवस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए। वृद्धि अवस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए, तो रंग का ध्यान में बात रखना चाहिए, तो इसका आंसर सी है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय रंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में लोग सादगी पसंद करते हैं, उन्हें हल्के रंग के कपड़े पसंद होते हैं, तो उन्हें जो कि हल्के रंग के कपड़े पसंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज जो है कि किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यह दिल्ली में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। तो गृह विज्ञान भारतीयकरण और उसके प्रसार में कुछ भारतीय स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। 1926 में भारतीय स्त्री संगठन के कुछ सदस्यों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के स्थान पर स्त्रियों की शिक्षा को अपना प्राथमिक उद्देश्य माना और भारतीय स्त्री संगठन को छोड़कर अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन स्थापित किया। इस नए समूह ने स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो पति पत्नी तथा बच्चे, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, या बुढ़ापा केवल पति पत्नी। तो किस पर अधिक पड़ता है? तो पति पत्नी तथा बच्चे, पति पत्नी तथा बच्चे, या जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। तो परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तब पड़ता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। परिवार के विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तब होता है, क्योंकि इस समय परिवार की आय में बच्चों का कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि खर्च अधिक होता है, इसी कारण दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो गृह बजट मुख्यतः जो है कि कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है कि 9 प्रकार के होते हैं। गृह बजट 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ठीक है, तो गृह बजट जो कि 9 प्रकार के होते हैं। घरेलू बजट किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में दर्पण होता है। गृहिणियों के घरेलू बजट के निम्नलिखित महत्व है, जिसमें प्रमुख रूप से आय व्यय में संतुलन, बजट के अनुसार व्यय, बचत, विशेष अवसरों के लिए व्यय की व्यवस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री तापक्रम पर, 190 तापक्रम पर, या 200 250
तापक्रम पर या 250 तापक्रम पर। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो 160 डिग्री तापक्रम पर धोना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 160 डिग्री तापक्रम पर धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पश्चात यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है, तो मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कारपेट स्वीपर या कॉफी मेकर। तो कौन से कारपेट स्वीपर जो कि काम में नहीं आते हैं? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो जो है कि 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाए, 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो घरेलू कार्यों करने के लिए जो कि 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, लकड़ी, कोयला आदि ठोस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल व एलपीजी के द्रव्य के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे उपयोगी लाइट कौन सी है? तो बल्ब, ट्यूब, लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो कि ट्यूबलाइट जो कि रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे उपयोगी लाइट है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रसोई घर में खाना पकाने के लिए ट्यूबलाइट सबसे अधिक उपयोगी होता है। ट्यूबलाइट कम बिजली में अधिक प्रकाश देता है, जिससे सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ट्यूबलाइट जो है कि कम बिजली में अधिक प्रकाश देता है, जिससे सभी वस्तुएं की स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? तो कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का या 150 वाट का। तो जो है कि 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। बैठक व पढ़ने के कमरे में जो कि 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मकान की परिभाषा क्या है? संवेगात्मक लगाव, पारिवारिक लगाव, प्रेम, सहानुभूति। तो मकान की परिभाषा क्या है? तो मकान की परिभाषा जो है कि संवेगात्मक लगाव है। संवेगात्मक मकान की परिभाषा और घर की परिभाषा पारिवारिक लगाव है। तो मकान में संवेगात्मक लगाव के तहत परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रेम, पारिवारिक लगाव और सहानुभूति आते हैं। संवेगात्मक लगाव के अंदर प्रेम प्रेम पारिवारिक लगाव और सहानुभूति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रांग कल्चर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? प्रांग कल्चर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? तो लाल, पीला, नीला, जो कि प्रांग कल्चर चार्ट के अनुसार प्रांग कलर चार्ट के अनुसार जो है कि 3 प्राथमिक आधार है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रांग कलर चार्ट के अनुसार पदार्थ के प्राथमिक रंग 3 है, रंगते 3 है, पीला, लाल और नीला, जबकि दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण से 3 सीढ़ी के रंगते नारंगी, बैंगनी तथा हरा है, एवं निकटवर्ती प्राथमिक तथा द्वितीयक श्रेणी के रंगतों के मिश्रण में जो रंगते तैयार होते हैं उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? चेकदार कपड़ा, एक रंग का कपड़ा या बड़े बड़े फूलों का कपड़ा या छोटे फूलों का कपड़ा। तो बड़े फर्नीचर पर जो है कि बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? तो लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? तो जो है कि चौकोर गले का होना चाहिए। लंबी गर्दन वाले स्त्रियों के ब्लाउज का गला चौकोर गले का होना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला चौकोर होना चाहिए। छोटे तथा तिकोन गले के डिजाइन ठीक नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा होता है? कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? तो केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु होता है। केंद्र के दोनों ओर एक बराबर वस्तु होता है। तो इसका आंसर ए, एक कमरे की सजावट के लिए औपचारिक संतुलन दोनों ओर जो कि एक बराबर वस्तु है तो यह औपचारिक संतुलन हो। अगर यही वस्तु अलग अलग जगह हो तो यह अनौपचारिक संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? अमानवीय साधन तथा भौतिक साधन कौन सा है? तो रुचि, शक्ति, ज्ञान या धन।
तो धन जो है कि अमानवीय या भौतिक साधन है, तो इसका आंसर डी सही होगा। और रुचि, शक्ति, ज्ञान जो कि मानवीय साधन है। तो गृह कार्य व्यवस्था में संसाधनों को निकिल एवं डार्सी ने दो प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मानवीय साधन रुचि, ज्ञान, शक्ति, कौशल है, और अमानवीय साधन में जो है कि धन, वस्तु, भौतिक साधन आदि। इस प्रकार धन, भौतिक और अमानवीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नोट, निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय तथा ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें। खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें, तो मध्य में रखना चाहिए। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, मध्य में रखना चाहिए। तो हमारा जो कि क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो कि 2004 का है, तो ठीक है, यह अगले दिन लेंगे। तो आप सबका धन्यवाद।